नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे। साल 2023-24 के केंद्रीय बजट पर सभी की निगाहें टिकी थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वां बजट पेश कर सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। पिछले 8 साल से टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की आस लगाए बैठे मिडिल क्लास को बजट से काफी उम्मीदें थीं। कुछ उम्मीदें पूरी हुई तो कुछ का इंतजार बाकी रहा। निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं के साथ महिला और किसानों पर भी फोकस रखा। सीनियर सिटीजन को भी थोड़ी सी राहत मिली है। गरीबों के साथ ही आदिवासी क्षेत्र के लोगों का भी ध्यान रखा गया। कोरोना की आफत झेल चुके छोटे और मध्यम उद्योग धंधों का भी खास ख्याल रखने की कोशिश की गई। विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन सभी बातों का ख्याल रखा जो राजस्थान समेत 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को फायदा पहुंचाने वाले हैं। पीएम मोदी ने भी इसे लोक कल्याणकारी बजट बताया। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मिडिल क्लास को 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। गरीब तबके के लिए गरीब कल्याण मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। युवाओं को स्टार्टअप फंड के तहत 3 साल तक भत्ता मिलेगा। युवाओं के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का ऐलान। महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट लिमिट 9 लाख रुपए तक बढ़ी। किसानों के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए किया गया। सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। आदिवासी क्षेत्र के कल्याण के तहत एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स की नियुक्ति होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देने के लिए पीएम आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी हुई। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोन सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। पर्यटन के विकास के लिए 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने की योजना है। कुल मिलाकर साल 2023 के बजट भाषण में हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसी के हिस्से कुछ ज्यादा आया है तो किसी के हिस्से कुछ कम, लेकिन बजट भाषण के बाद पीएम मोदी और खुद वित्त मंत्री ने भी इस बात की तस्दीक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कुल मिलाकर साल 2023 के बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी, लेकिन कोशिश यही की गई है। केंद्र ने बजट में सैलरी क्लास को भी बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स छूट सीमा 7 लाख कर दी गई है, तो वहीं टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। यानी कि सालाना 7 लाख तक आय होने पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख तक इनकम टैक्स छूट है। नई टैक्स प्रणाली में 3 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगर बात करें इसके आगे, अगर आपकी आय बढ़ती है 3 लाख से लेकर 6 लाख तक आपकी आय होती है तो आपको महज 5% का ही टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपकी आय 6 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक होती है तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। 9 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक अगर आपकी आय होती है तो आपको उसका 15% टैक्स के रूप में देना होगा। वहीं 12 लाख से 15 लाख तक के आय वालों को 20% टैक्स देना होगा। वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। 15 लाख से ऊपर वालों की बात करें तो 15 लाख से ऊपर आय पर आपको 30% तक का टैक्स देना होगा। नई टैक्स प्रणाली ही डिफॉल्ट टैक्स में रिजीम हो जाएगी। उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37.5% से घटाकर 25% कर दिया गया है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the साल 2023-24 के बजट से मिडिल क्लास की उम्मीदें उफान पर थी। पीएम मोदी भी मिडिल क्लास की बात करते रहे हैं। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। 2023-24 के बजट ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को राहत तो दी, लेकिन शर्तों के साथ। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. आपको बता दें कि पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि नौकरी पेशा लोगों को 7,50,000 रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप नौकरी की बजाय बिजनेस से कमाई कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना होगा। अब आपको बताते हैं कैसे मौजूदा साल और अगले वित्तीय वर्ष में बदल जाएगी आयकर की गणना। आंकड़ों में समझिए, अगर आपकी आय 7 लाख रुपए है तो अभी नए टैक्स सिस्टम में आपको टैक्स और उस पर लगने वाले सेस के साथ कुल 33,800 रुपए टैक्स के तौर पर देने होते हैं। लेकिन अगले साल यानी 2023-24 में नए टैक्स सिस्टम में आपको महज 20,800 का टैक्स देना होगा। यानी आपको कुल 13,000 का सीधा फायदा होगा। अब अगर आपकी आय 10 लाख रुपए है तो नए टैक्स सिस्टम में आपको इस साल टैक्स और सेस समेत 78,000 का टैक्स देना होगा। लेकिन इसी आय के लिए आपको इस बजट ऐलान के बाद 54,600 का टैक्स देना होगा। यानी आपको अगले साल 23,400 का सीधा फायदा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी आय 12 लाख रुपए है तो अभी आपको टैक्स और सेस समेत 1,19,600 का टैक्स देना होता है। लेकिन बजट ऐलान के बाद आपको इसी आय पर 85,800 का टैक्स देना होगा। इस तरह एक साल में आपको 33,800 का फायदा होगा। अब बात करते हैं 15 लाख की आय वालों की, जिन्हें मौजूदा साल में टैक्स और सेस समेत 1,95,000 का टैक्स देना है। तो बजट ऐलान के बाद उन्हें 2023-24 में 1,45,600 का टैक्स देना होगा। यानी 15 लाख आयकर वालों को एक साल में 49,400 का फायदा होगा। नए टैक्स सिस्टम के लिए वित्त मंत्री ने नए स्लैब्स का भी ऐलान किया है। उनके लिए अब 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी।
अब 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख तक की आय पर 10% का टैक्स देना होगा, तो 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15% का टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% का टैक्स देना होगा, तो 15 लाख से ज्यादा आय वालों को 25% का टैक्स देना होगा। एक बार फिर से इस बात को समझ लें कि पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। इसके लिए सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है, यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या है। केंद्र ने बजट में कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाने का ऐलान किया है। 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। वहीं मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की भी शुरुआत की गई है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। I present the budget for 2023-2024. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थीं। सबको उम्मीद थी कि इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और निचले तबकों का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीदों के अनुरूप सरकार ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर जहां मध्यम वर्ग को राहत दी, वहीं किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. तो आइए जानते हैं कि इस बार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या-क्या घोषणाएं हुई हैं। सरकार ने KCC के जरिए 20 लाख करोड़ तक लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सरकार ने किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने का ऐलान किया है, जहां किसानों को उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाने का ऐलान किया है, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना का नाम दिया गया है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। We grow several types of Shri Anna, such as Shri Anna Jowar, Shri Anna Ragi, Shri Anna Bajra, Shri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China and Sama. वहीं इस बार बजट में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. सरकार ने एक बड़ी घोषणा प्राकृतिक खेती को लेकर भी की है और 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा देश में कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने 2 और ऐलान किए। पहला, कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जोर और दूसरा, किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाने की बात।
इसके जरिए 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 2023 के आम बजट में युवाओं और छात्रों के लिए भी कई अहम ऐलान किए। देखिए। हिंदुस्तान युवाओं का देश है और देश का भविष्य भी युवाओं पर टिका हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में युवाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। वहीं आधुनिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए भी कई ऐलान किए। सीतारमण ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत का ऐलान किया, जिसके जरिए ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। वहीं 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिस स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। वहीं युवाओं को ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसका लाभ स्टार्टअप्स और एजुकेशन में मिलेगा। Indian Council for Medical Research Labs will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. इन घोषणाओं के अलावा सरकार ने 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आधुनिक और तकनीकी शिक्षा को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की। In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya model residential schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. जिनमें इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं पर आधारित 100 लाइब्रेरी बनाने का ऐलान और 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा काफी अहम मानी जा रही है। 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years. इसके अलावा शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। साथ ही बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। इसके अलावा आर्थिक साक्षरता के लिए सरकार एनजीओ के साथ काम करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में महिलाओं के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया। बुजुर्गों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की हैं। देखिए। साल 2023-24 के बजट में महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर दिखा। वित्त मंत्री ने महिलाओं को बचत के प्रति आकर्षित करने के लिए महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च की। महिला सम्मान बचत पत्र for commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. 2 साल की इस योजना में 7.75% की दर से ब्याज मिलेगा। इस जमा पर टैक्स में भी छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए इस तरह की ये पहली स्कीम है। सरकार ने कहा है कि कोई भी महिला इस स्कीम में निवेश कर टैक्स में छूट हासिल कर सकती है। महिलाओं के अलावा वित्त मंत्री ने बुजुर्गों को भी बड़ी सौगात दी।
सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर 7.5% से बढ़ाकर 8% करने की घोषणा की। इतना ही नहीं, इस स्कीम में निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। Senior citizens, the maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. निश्चित रूप से सरकार के ये कदम महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर लिखा है कि केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो ये बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट किया गया है और जो बजट 2023 का वित्त मंत्री ने पेश किया है उसे लेकर उन्होंने निराशा जाहिर की है। तो वहीं केंद्र सरकार के बजट पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी हमलावर है। एक और जहां मंत्री महेश जोशी ने बजट को भ्रमित करने वाला बताया है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने केंद्र के बजट को पूरी तरह से फेल करार दिया। साथ छलावा है, किसानों के साथ छलावा है, किसी तरीके से विकास को प्रोत्साहित करने वाला बजट नहीं है। जिस तरीके से उम्मीद थी लोगों को, उनको राहत मिलेगी, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। इनकम टैक्स में भी जो स्लैब परिवर्तन की बात करी है, आम आदमी के लिए अलग, कर्मचारियों के लिए अलग, ये भ्रम फैलाने की स्थिति है। ऐसा 4 लाख करोड़ रुपया जो निकाल के ले गए, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। क्या ये ऐसे ही शेयर के नाम पर लूट होती रहेगी? कोई पॉलिसी लेकर आएगी केंद्र सरकार कि आम इन्वेस्टर, गरीब इन्वेस्टर कैसे सुरक्षित होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हालात क्रिएट हुए हैं, उन हालातों में ये बजट किसी काम का नहीं है। इन्होंने इस बजट ने तो सारा खेल खत्म कर दिया। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए फायरिंग से दहला पूरा प्रदेश।